कि नरेश मीणा अभी भी अनशन पे हैं, 15वां दिन है, अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार बच्चों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनसे वो परिजन भी मिले जिनके बच्चे इस स्कूल हादसे में शिकार हो गए थे। आप सबको पता है कि कितना लंबा वक्त हो गया है। सरकार से उनकी मांग है। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश मीणा, जो उनके साथी रहे हैं, लगातार उनके कंधे से कंधे मिलाकर हर चीज़ में वो साथ देते रहे हैं। ऐसे में उनसे बातचीत करेंगे कि अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं। उनकी जो स्थिति है वो लगातार कहीं ना कहीं खतरे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि बॉडी में खाना 15 दिन से नहीं जा रहा है, वही पानी भी बड़ी मुश्किल से उनको पिलाया गया है। बातचीत करते हैं उनसे, अब क्या स्थिति है नरेश में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 दिन से भाई साहब अनशन पे बैठे हुए हैं। उन बच्चों के लिए, उन मासूमों के लिए जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम जो सरकार के जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, वो काम तो सरकार कर नहीं पाई। सरकार जनता ने ही सरकार को बनाया, और वो उन बच्चों की जिस तरह से जो सरकार के कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, इनकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटनाएं घटी। और कंटिन्यू भाई साहब ने शुरू में भी संघर्ष उनके लिए किया, और उसके बाद जैसे ही बाहर आए तो क्योंकि वो उनसे देखा नहीं जाता किसी गरीब और असहाय आदमियों की जिस हिसाब से जो उनकी साथ में जो घटनाएं घटी, तो उनसे देखा नहीं गया कि इन गरीबों की कोई बोलने वाला है ही नहीं। और मैं सही मायने में तो कोई बचा भी नहीं है। देखो, इन जितने भी जो बड़ा नेता है, इन सबकी आत्मा मर चुकी है। कहीं ना कहीं इनकी आत्मा ही मर गई। जो गरीब आदमियों की, असहाय लोगों की कोई संभाल नहीं लेने वाला, कोई उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं बचा। और मैं आपको मानता हूँ, मैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने यूँ मान लो कि उनसे इनकी जब पीड़ा देखी नहीं गई, तो बाहर आते ही भी 1 महीना इनके लिए, 1 महीने से ज़्यादा जेल में रह के 40 दिन के समथिंग, जैसे ही तुरंत बाहर आया कि कुछ मिला नहीं, तुरंत वापस अनशन में बैठ गए। अनशन में बैठे तो कंटिन्यू बैठ गए। उनको खूब समझाने की कोशिश भी की। रात को वो जो पीड़ित परिवार है, वो सारा परिवार यहाँ पे आए और भाई साहब से निवेदन भी किया, पर भाई साहब ने कहा नहीं, जब तक नहीं मिलेगा आपको इस लोकतंत्र के अंदर, ये कैसी सरकार है, ये कैसा राज है जो बिल्कुल कहीं ना कहीं उन लोगों के लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करने में लगी हुई है। गरीब लोगों की जो आज उन्होंने, मैं मानता हूँ, भाई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो बिल्कुल महात्मा गांधी जी के पथ पे चलते हुए अनशन कर रहे थे। बिल्कुल एकदम पूरे अपने आजदन तक जो आंदोलन उन्होंने किया शहीद स्मारक में, बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन जबरन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनको शायद ये लगा कि यहाँ से हटा देंगे तो ये हॉस्पिटल में जाके अनशन तोड़ दिया जाएगा और घर पे चले जाएंगे। नहीं, इनकी गलतफहमी है प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों की, कि जिनको अगर जो आदमी ठान ले, और जिसमें भाई साहब जो ठान ले, उससे वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। चाहे कोई भी आदमी चले जाए, वो किसी की समझाने से समझ में नहीं आती। उनको बस गरीबों की जो पीड़ा है वो देखी नहीं जाती। उनका एक ही है, चाहे उसमें कितना कुछ भी हो जाए, शरीर का कुछ भी नुकसान हो जाए, वो उन्होंने कह दिया कि चाहे मैं ख़त्म हो जाऊं, पर इन गरीबों को इनका हक दिला के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आज 15वां दिन हो गया कंटिन्यू, आज भी हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ भी हमारे बड़े बड़े भामाशाही जा रहे हैं। लोगों से अपील भी की है, उनकी अपील का असर भी हो रहा है। अब लोग लगातार सामने भी आ रहे हैं। पहले भी जब उन्होंने डोनेशन के लिए कहा तो लोगों ने उसमें राशि डाली, ऑनलाइन भी लोग राशि डाल रहे हैं। अब लोग अस्पताल आकर लोग पैसे भी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे अगर बिल्कुल यूँ मान लो मुँह ही मोड़ ले, तो फिर इस अपने जो देश में, अपने राजस्थान में ऐसे लोग हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, ऐसे जिनके अंदर इंसानियत आज भी इंसानियत बची हुई है, वो लोग कैसे बोल रही है सरकार की तो इंसानियत ही खत्म कर ली। सरकार के पास में इंसानियत नाम की कोई चीज बची नहीं है। अगर इस चीज को देखते हुए मैं मानता, अगर कहीं भाई साहब खुद की लड़ाई लड़ते या खुद की स्वार्थ की कोई बात होती, तो दुनिया को समझ में आते। जो लड़ाई उन गरीब बच्चों की लड़ रहे हैं, उन गरीब लोगों की लड़ रहे हैं, जिनके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटनाएं घटी, वो सरकार के कहीं ना कहीं इनका जो
तंत्र है, कहीं ना कहीं कमजोर था इनका प्रशासन, कहीं ना कहीं इनके प्रशासन की लापरवाही रही, जो इतनी बड़ी घटना घटी। स्कूल आज भी अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में स्कूलों की ये हालात है, जर्जर अवस्था में पूरी आज भी बरसात के अंदर छतें टपक रही थी। क्यों इतनी इनको छुट्टियां करवानी पड़ी? क्यों कलेक्टर को बार बार छुट्टियों के आदेश निकालने पड़े? क्यों इनको डर था कई घटना वहां घटी, और भी जैसलमेर में घट गई। इनको पता है आज भी जो इनकी स्कूलों के हालात है बहुत गलत है। आज भी 50-50 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो इनको सुधारना चाहिए। सरकार कोई भी आती रहे जाती रहे, पर स्कूलों का ढांचे को सुधारना पड़ेगा। स्कूलों में नहीं, सरकारी बिल्डिंगों की यही हालात है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जिस प्रकार से जो हमारे जो भामाशाह है, जिस प्रकार से हमारे जो लोग बढ़ चढ़ के भाई साहब के साथ में जो सहयोग दे रहे हैं राशि का, उन गरीब मासूम बच्चों का, मैं उन सबको तमाम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो एक इंसानियत है जो हम लोगों को सबको एक जगह एक जाजम में इकट्ठा करती है, और ये मैसेज देती है कि आज भी लोगों की आत्मा जिंदी है, आत्मा मरी नहीं है। सरकार ने भले ही अपनी आत्मा को मार चुकी, बाकी हमारे यहाँ पे आज भी वो लोग और आज भी वो जिंदे हैं, उनकी आत्मा जिंदी है। वो कभी भी ना तो भाई साहब के साथ में लोग पूरे पूर्ण विश्वास से लोग कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर करने का काम किया, सरकार के अंदर ही कुछ नेता है जो कमज़ोर करने का काम भी किया होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना किसी वजह से कोई सरकार वो लगातार अपील भी कर रहे हैं। और कल जब सही जो बच्चे जिनकी मौत हुई थी उनके परिजन भी पहुंचे थे, उन परिजनों ने भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, आप ही हो हमारे, तो आपके अलावा कौन होगा, क्योंकि शरीर अगर सुरक्षित है तो अनशन भी कर सकते हैं, सरकार से लड़ भी सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि जब तक मैं 50 लाख नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, लोगों से अपील भी की, तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। क्योंकि स्थिति अगर वो लगातार अनशन करते रहेंगे तो स्थिति और खराब होती जाएगी, और लगातार मेडिकल टीम उनकी जाँच भी कर रही होगी। तो ऐसे में आगे कैसे हो रहेगा? क्या आप और हमसे जाकर बातचीत करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो अनशन तोड़े? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सारे लोग भाई साहब से निवेदन भी कर रहे हैं, और बात तो आपकी सही है कि अगर कि जिस प्रकार से जो पीड़ित परिवार ने भाई साहब के आगे जो उनको कहा कि हमें सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि सही बात है कि कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ने वाला तो चाहिए। आज जिस प्रकार से उनकी जो स्थिति बिल्कुल इंस्पेक्शन नाजुक होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगे सरकार से लड़ने वाले लोग भी तो चाहिए। अगर आज उनके साथ में कुछ हो जाए तो हमें ऐसा आदमी कहाँ से मिलेगा? ऐसा नरेश मीणा हम कहाँ से लाएंगे? नरेश मीणा बढ़ने के लिए आज 25 से 30 साल लग गए। कोई एक दिन में तो नरेश मीणा बढ़ा नहीं। जो संघर्ष जिसने सिर्फ गरीब युवा किसान इस वर्ग के लिए सदैव 25 साल से संघर्ष करता रहा रोडों के अंदर, भूख प्यासा, तो इस चीज़ों का डर नहीं है। ये तो मैं आपको बताऊं कि वो उन्होंने तो उनका तो जो शरीर है, मैं तो कहता हूं कि भगवान ने शायद इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए इनका जन्म हुआ है, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए इनका जन्म हुआ है, और वो पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं आज 25 साल से लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूँ? खुद की लड़ाई मैंने कभी लड़ी नहीं। मैं सिर्फ लड़ाई उन लोगों की जो बिल्कुल गरीब और असहाय लोग हैं, उन लोगों के लिए मैं लड़ाई सदा लड़ता रहूँगा। चाहे कितना ही बड़ा देश का नेता हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, उस ताकत से मैं पीछे नहीं हटूँगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज इतने हज़ारों नहीं लाखों लोगों की दुआएं भाई साहब के साथ है कि भाई साहब का कुछ नहीं होगा। उन लोगों की जो दुआएं, और आज मान लो आज मैं भी आज अखंड नोरता करता हूँ, तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भाई साहब को माता रानी से ये करते हैं कि उनको शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि ये जितने भी जो दुष्ट बैठे हुए हैं, इन दुष्टों का वो श्रृंगार करे। श्रृंगार का मतलब कैसे भी हो सकता है, इतनी उनको शक्ति दे। और मैं आपको बताऊं कि उनके साथ में लाखों लोगों की दुआएं हैं, उन गरीब लोगों की दुआएं हैं कि बिल्कुल उनका कतई भी उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा, और लड़ाई उनकी जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे। आगे भाई साहब से बैठ के करेंगे, उनका डिसीजन क्या है। बाकी अभी जो उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं 50-50 लाख रुपए दुआ के रहेंगे, तो 50-50 लाख रुपए इन गरीब परिवारों को दे के रहेंगे। कई लोग जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो पहुंचे थे, उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, बातचीत भी की। चाहे प्रताप सिंह खाचरिया हो, चाहे पहलाद कुंजल हो, इंदिरा मीणा हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि
उनके स्वास्थ्य में देख रहा हूँ कि उनकी आवाज़ जनता तक पहुँच गई, वो जो आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते थे वो आवाज़ पहुँच चुकी है। वो अपना आमरण अनशन तोड़े, इन सब चीज़ों को कैसे देखें, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो पहुँच रहे हैं लेकिन बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात चल रही है कि अब कांग्रेस की तरफ भी लोग, जो उनको लगातार बातचीत हो रही है, लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रताप सिंह जी की अगर बात करूं तो प्रताप सिंह जी हमारे साथ में शुरू से ही थे। हमने नगर फोर्ट में आंदोलन किया, जब भी वो हमारे साथ थे। मैं जयपुर के अंदर, हम 25 तारीख को जब विधानसभा का घेराव करने की बात आई थी, जब भी वो हमारे साथ में हर मीटिंग में रहते थे, तो प्रताप सिंह जी का शुरू से हमारे साथ में रहा। और हमारे जो बामनवास से एमएलए है इंदिरा जी, उनका भी बाद में साथ में रहा। उन्होंने विधानसभा में भी अच्छा क्वेश्चन उठाए जब समझौता प्रकरण को लेके जोर शोर से मांग रखी। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो तमाम जो लोग आ रहे हैं, तमाम जो लीडर्स आ रहे हैं कांग्रेस के, ये लोग, ये जो पिपलोदी में इतनी बड़ी जो घटनाएं घट गई, उसमें आज दिन तक इन्होंने कुछ नहीं बोला। आज दिन तक वो चुप रहे। भाई क्यों रहे चुप? आप विपक्ष की भूमिका तो निभाए ना। जब मान लो आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के तो हर आदमी, हर एमएलए, हम हर मंत्री ये तो बिल्कुल घटना ये कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे क्यों? तो ये तो बोलने से रहे, तो ये तो कतई नहीं बोलेंगे। ये तो बल्कि जो बोलने वाला है उसको पकड़ के और जेल में डालने का काम करते हैं। अगर कोई सही बोल रहा है उसको पकड़ के कहीं डाल दो। इनका तो ये काम है, या कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है उसकी कमजोरी ढूंढो, इसके पीछे क्या है उसको अंदर डाल दो। इनका तो काम ये रहेगा। बाकी जब अभी प्रेजेंट में कांग्रेस विपक्ष के अंदर है तो इनको भूमिका तो निभानी चाहिए। जब इतने बड़ी घटना घट गई राजस्थान के अंदर, 7 मासूम बच्चे मर गए प्रशासन की लापरवाही से, उसके बावजूद इन्होंने कुछ तक नहीं बोला। ना कोई विधानसभा में कहीं इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और बोला तो बिल्कुल ऐसे बोला जैसे कोई इनकी कोई, जैसे पहले से कोई ट्रोलिंग हो बीजेपी और कांग्रेस की। इस तरह से तो इन्होंने बोला, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको भूमिका निभानी है, जब आपको भी सरकार में, भाई आपको विपक्ष में भी तो जनता नहीं बैठा है ना, आप कैसे उनके बगैर बैठ गए? आज मान लो कि भाई साहब ने तो कहीं कोई एमएलए नहीं है, कोई पद नहीं है, उसके बाद में भी इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये भूमिका कौन निभाना चाहिए था? कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, क्योंकि जनता इनको भी करीबन 70 सीटों के समथिंग देके भेजी है, तो इनको बोलना चाहिए। पर नहीं, कांग्रेस के भी ऐसे नेता हैं, क्योंकि कई बार आपसे चर्चा होती थी, बात भी आती है कि कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो आज भी नरेश मीणा को नहीं चाहते, ना उनको कांग्रेस में लाना चाहते हैं, या अन्य तरीके से उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अभी कुछ सोशल मीडिया के, जैसे आप देख रहे हो कि कुछ माहौल भी खराब करने की कोशिश की, तो क्या लगता है आपको, ऐसा भी कुछ है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता कुछ हैं जो नरेश मीणा का जो माहौल है इसको खराब करना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कहीं ना कहीं ये इनको डर है, सबको इतना बड़ा डर लग रहा है। जो कांग्रेस और बीजेपी में जो नेता बैठे हुए हैं, इनको डर है कि आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो ये बड़ा नेता नहीं बन जाए। डर है कहीं ये बड़ा नेता नहीं बन। अरे मैं कहता हूँ कि जो बड़ा नेता बन चुका, आप क्या बनाओगे उसको? बड़ा नेता आपको किसने बनाया? जनता ने बनाया। आपने जनता के लिए क्या किया? अब तक का तुम्हारा हिसाब दो, जनता के लिए आपने क्या कर दिया ऐसा? जो आदमी कुछ नहीं है, उसके बावजूद जनता के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा है, तो जनता ने ऑटोमेटिक उसको बड़ा बना दिया। तो आप डर रहे क्यों हो? आप डरते क्यों? इनको कहीं ना कहीं ऐसा डर लग रहा है कांग्रेस बीजेपी में कि ये कहीं कांग्रेस में आ जाए तो हमारे आने वाले टाइम पे हमारे को दिक्कत पैदा कर दे। बीजेपी में लग रहा है कि हमारे को पैदा कर दे। अरे ऐसा है, जो आदमी संघर्ष करेगा उसको किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जनता सब देख रही है। जनता मौन हो सकती है, आंखें बंद नहीं कर सकती। जनता सबका अच्छे बुरे सब अपने पास रखती है। समय आने पे उसको जवाब भी दिया जनता ने, चाहे वो कोई भी हुआ, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जब वो देखती है एक नज़र से, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब नोटिस कर रही है। जिस दिन समय आ गया उस दिन उनको जवाब भी मिलेगा, और ये 100% उनको जवाब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय बहुत जल्दी आ रहा है और समय में इनको सबको जवाब मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं जिनको जनता नहीं बनाया,
वो जनता से उनकी लोकप्रियता पूरी खत्म हो चुकी है, इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इस कारण कहीं ना कहीं उनकी जो बौखलाहट है, इस तरह के जो फालतू जो बयानबाजी, लोगों से जब खुद कुछ नहीं कर पाए तो दूसरों से करवा रहे, जब खुद कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे को पकड़ लिया कि तू ऐसा जाके बोल, तू ऐसा जाके बोल। ऐसा है, मेरे बारे में चाहे कोई भी गलत बोले, पर दुनिया देख रही है, सही है गलत है वो दुनिया देख रही है, बोलने से कुछ नहीं होता। जो संघर्ष कर रहा है, जो अच्छा कर्म कर रहा है, कर्म का हिसाब भगवान करेगा और उसी कर्मों के हिसाब यही होना है, तो वो जनता करेगी फैसला। तो मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ सही है, ये सब बढ़िया हो रहा है और पूरी दुनिया समझ चुकी है, 36 कौम की जनता जान चुकी है। आप देख रहे हो कि भाई साहब के वहाँ पे जिस तरह से जो सहयोग राशि दी जा रही है और जिस तरह से जो समर्थन जो लगातार मिलने जुटते हैं, जो मिलने जो जा रहे हैं, वहाँ पे जो समर्थन जो मिल रहा है, हर समाज का व्यक्ति जा रहा है, वहाँ ब्राह्मण भी जा रहा है, वहाँ माली समाज से भी जा रहा है, वहाँ गुर्जर समाज से भी जा रहा है, वहाँ जाट समाज से भी जा रहा है, वहाँ कोई हिंदू परिषद के नेता भी जा रहे हैं, वहाँ सारे लोग, तमाम लोग जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिसने आज उन गरीबों के, उन असहाय लोगों के लिए जो लड़ाई, जो वहाँ बेड पे सोते हुए अपनी बगैर जान की परवाह करे हुए, अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं करे हुए, जिनकी कतई परवाह नहीं कर रही कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए कौन सोचे। जिसके स्वार्थ होता है वो अपने बीवी बच्चों से दूर हो सकता है, कि कभी नहीं हो सकता। जैसे बड़े नेता बैठे हुए हैं और आज वो अपने परिवार की बगैर परवाह करे हुए सिर्फ परवाह कर रहे हैं और फिक्र अगर कर रहे हैं तो उन मासूम बच्चों की कर रहे हैं कि इन मासूमों को कैसे न्याय मिले, इस परिवार को कैसे न्याय दिलाऊं मैं, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्या पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका होने की वजह से भी ये इतनी बड़ी स्थिति बनी और इसलिए ये मुआवजा राशि नहीं मिल पाई? ये भी एक कारण है क्योंकि बार बार जिक्र होता है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मैं तो इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ और इतना बड़ा, पर जो जिस प्रकार से जो सुनने को जो मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है कि देखो ऐसा है, किसी की राजनीति पिछले करीबन 40-50 साल से अगर उस एरिया में रही हो तो ये कयास तो लगा सकते हैं कि इतने, तो कौन चाहेगा कि नरेश मीणा इनको मुआवजा दिलाया जाए तो कहीं इसका नाम बड़ा नहीं हो जाए। अरे जिसका नाम ऑलरेडी जनता ने बड़ा कर दिया हो तो आपके दबाने से थोड़ी घटेगा, बड़ा तो हो गया। आपको उसमें बड़ापन दिखाना चाहिए और भाई साहब का साथ देना चाहिए कि नहीं, आपने मांग उठाई, जायज मांग है, बिल्कुल हम आपके साथ में हैं। चाहे पक्ष विपक्ष, चाहे सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए, सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए, सरकार को वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि उनको बड़ा मन रखना चाहिए और साथ देना चाहिए कि इन गरीब बच्चों को बिल्कुल आपके साथ हैं और बिल्कुल जो मांग आप उठा रहे हो बिल्कुल जायज और मिलनी चाहिए, रखना चाहिए। आप उसमें भी उन गरीबों ने किसका क्या बिगाड़ा है, उन गरीबों ने किसका क्या बिगाड़ा है, मुझे बताओ आप। जिन गरीबों को बिल्कुल, अरे सरकार कहीं ना कहीं, आप अगर आज कहीं किसी भी पद में बैठे हो तो इन गरीबों के वोटों से ही तो बैठे हो आप, इन्होंने वोट तो दिया होगा आप लोगों को, जब भी तो आप वहाँ बैठे हो और फिर आप इन्हीं के शोषण कर रहे हो। आप ये गलत हो रहा है जो आप नहीं बोल रहे हो। देखो ऐसा है, मैं आपको कह चुका हूँ, चाहे किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को आने वाले टाइम पे आप देख लेना, राजनीति से इतना बड़ा उल्टफेर होगा जो ये सोच नहीं सकते और जिसकी लोकप्रियता है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो संघर्ष करेगा वो संघर्ष तो बोलेगा। देखो मैं आपको बता दूं, वो तो गांधीवादी तरीके से भी उन्होंने जवाब दिया है। पहले लगता था कि भाई लगातार इस तरह की बातें होती, लेकिन अब गांधीवादी तरीके से भी उन्होंने जवाब दिया, अनशन पे भी बैठ गए, मौन भी कर लिया। देखो मैं आपको बताऊं, हमेशा ही वो बिल्कुल उन्होंने जब भी आज दिन तक जो मार्ग, जो गांधीवादी तरीका है और गांधीवादी जो उन्होंने अपनाया है, मैं तो कहता हूं ये बहुत बढ़िया है। और वो तो पहले भी अनशन में बैठे थे, यही था उनका, भाई अपन गांधीवादी तरीके से अपन ऐसे हैं जिन्होंने लगातार साथ, जैसे राजेंद्र गुड़ा है, प्रहलाद गुंजल है, इनके बारे में आपको क्या, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार साथ रहे, चाहे हॉस्पिटल हो, आंदोलन हो, हर जगह वो देखते नजर आते हैं। देखो मैं आपको बताऊं कि भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा साहब ने शुरू से साथ दिया है, चाहे वो नगर फोर्ट का हो, चाहे वो जेल में मिलने गए, उसके बाद में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ पे वो भाई साहब के हर जगह में खड़े मिले। और मैं कहता हूँ भाई साहब जो राजेंद्र जी गुड़ा साहब है, बिल्कुल मैं उनके वो गृह जिले में गया, चूरू, मैं आपको बताना चाहूँ वहाँ पे भी जिस प्रकार से उनकी जो लोकप्रियता है,
जिस प्रकार से गरीब लोगों को जिस प्रकार से वो साथ देते हैं, जिस प्रकार से वहाँ के जो युवा उनके साथ में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि भाई साहब का जो संघर्ष है वो भी कम नहीं है। बहुत संघर्षशील आदमी है भाई साहब। और आज भी उनको चाहे 5 आदमी हो चाहे 2 व्यक्ति हो, तुरंत फ़ोन करोगे तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। चाहे किसी भी तरह की, चाहे उनके साथ में प्रॉब्लम हो, तुरंत बैठते हैं। और हमारे साथ में, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, गुड्डा साहब को, जो आज बिल्कुल इतनी ईमानदारी से बिल्कुल पूरा साथ दे रहे हैं। और रही बात प्रहलाद गुंजल साहब की, तो प्रहलाद गुंजल साहब ने भी शुरू से हमारा साथ दिया है, शुरू से हमारे साथ रहे और आगे भी साथ रहेंगे। हो सकता है बीच में कहीं काम भी हो जाते हैं तो उस वजह से भी आदमी थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं, किसी तरह कुछ नहीं है। हम एक साथ है और बिल्कुल उन्होंने हमारा साथ दिया है। क्योंकि जो सवाल कोई कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, जो आज अगर भाई साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई कांग्रेस बीजेपी का, जो लोग आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जो लोगों को कमज़ोर करने का काम करते हैं, जो उनकी हत्याएं करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारा संघर्ष भ्रष्ट जो सिस्टम है, भाई साहब का संघर्ष भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जारी रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है, ये जो क्रांति है ये जारी रहेगी। ये हमारा जो भगत सिंह का जो नारा है ये कंटिन्यू गूंजता रहेगा। जब तक एक एक आदमी को हम आज़ाद नहीं दिला देंगे, जब तक उन भ्रष्ट सिस्टम से, जब तक जिन लोगों का जो शोषण हो रहा है उनको पूर्ण तरह से अगर हम मजबूत नहीं कर देंगे, जब तक ये हमारा संघर्ष कंटिन्यू जारी रहेगा। भगत सिंह की सेना कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, भाई साहब की सेना कभी कमज़ोर ना तो पहले थी, ना आज है, ना कल झुकेंगे और ना आने वाले टाइम पे झुकेंगे। चाहे कितनी भी परेशानी हमारे सामने आ जाए, फिर भी हमारा संघर्ष भाई साहब के साथ में कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारे साथ थे मुकेश मीणा, जिन्होंने खुलकर बातचीत की और उन्होंने कहना है कि ये भगत सिंह की सेना है जो रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रहेगी। कई ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के, वो ये आज भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो जनाधार है वो खिसक रहा है। और नरेश मीणा ने मौन धारण कर गांधीवादी तरीके से जवाब दिया है और इनका यह कहना है कि 50 लाख की मुआवजी जब तक उनको नहीं दिया जाएगा वो इसी तरह से अनशन करते रहेंगे। और उनका जो हक है, क्योंकि दर्दनाक मौत स्कूल हादसे में सरकार को होना चाहिए, लेकिन सरकार की हट धर्मिता है, सरकार नहीं दे पा रही, लेकिन वो दे के ही मानेंगे। इसके लिए लगातार कल परिवार भी पहुंचा, उनसे अपील भी की और उन्होंने, नरेश मीणा ने अपील की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें और इन लोगों की मदद करें।